हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेटेड भारत में। आज के इस वीडियो में हम सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस के बारे में देखने वाले हैं। देखिए कंप्लीट वीडियो रहेगा। इसमें हम सहायक संधि कब स्वीकार की गई, किस राज्य के द्वारा, इसके परिणाम क्या रहे, इससे क्या लाभ और हानियां हुई, ये सभी देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम इसके क्विज भी सॉल्व करेंगे लास्ट में। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो इसके बाद आपको सहायक संधि के बारे में कुछ और पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सहायक संधि के बारे में। सहायक संधि का जन्मदाता या सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है। देखिए यहीं पर एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किसे सहायक संधि का जन्मदाता या सहायक संधि का जनक कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस का जन्मदाता कहा जाता है। अपितु लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति नहीं था। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है क्योंकि जब हम पढ़ लेते हैं कि सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेजली है तो अगर हमसे पूछा जाता है कि सहायक संधि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया तो हम सही आंसर लॉर्ड वेलेजली लगा कर आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेंच डुप्ले द्वारा, ठीक है, जो फ्रांसीसी थे डुप्ले, उनके द्वारा सबसे पहले सहायक संधि शब्द का यूज किया गया था। तो आपको याद रखना है, अगर सबसे पहले पूछा जाएगा तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डुप्ले हो जाएगा। लेकिन अगर सहायक संधि का जन्मदाता या सहायक संधि का जनक पूछा जाए तो सही आंसर लॉर्ड वेलेजली हो जाएगा। लेकिन इस संधि का व्यापक प्रयोग लॉर्ड वेलेजली द्वारा किया गया। अब देखिए अगर ये पूछा जाए कि सहायक संधि का व्यापक प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तब आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा इसका व्यापक प्रयोग किया गया। इसलिए लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने व्यापक रूप से इसका प्रयोग किया है। यही रीजन है कि लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। आगे देखते हैं। जिस समय लॉर्ड वेलेजली 1798 में भारत का गवर्नर बना, उस समय अंग्रेजी कंपनी की भारत में स्थिति कुछ विशेष मजबूत नहीं थी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन क्या मिल जाता है हमको? लॉर्ड वेलेजली भारत का गवर्नर कब बना? तो 1798 में, ठीक है। कई बार पूछा जाता है लॉर्ड के बारे में, गवर्नर्स के बारे में। मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि सारे गवर्नर के बारे में वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए आगे देखते हैं। लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय प्रांतों पर नियंत्रण रखने, फ्रांसीसी प्रभाव को कम करने और एक प्रतिद्वंदी सेना बनाने के लिए एक योजना तैयार करी जिसे आज के इतिहास में सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। तो देखिए मेन रीज़न क्या था? लॉर्ड वेलेजली मेनली चाहता था भारतीय प्रांतों पर नियंत्रण भी हो जाए, फ्रांसीसी का जो प्रभाव चल रहा है उसे कम कर दिया जाए और एक प्रतिद्वंदी सेना तैयार की जाए। ये सारी चीज़ें किससे करी उसने? तो एक संधि की जिसे कहा जाता है सहायक संधि, इसके थ्रू उसने ये सारी चीजें पाने की कोशिश की। चलिए आगे देखते हैं। यह एक प्रकार की मैत्री संधि थी जिसका प्रयोग 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड वेलेजली ने भारत के देशी राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए किया था, ठीक है। कैसी संधि थी ये? एक मैत्री संधि थी। आगे देखते हैं। सहायक संधि अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति पर आधारित थी। इस संधि के प्रयोग से भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई थी। आगे देख लेते हैं। देखिए अब हम ये देख रहे हैं कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य कौन कौन से थे। तो सबसे पहला राज्य अगर पूछा जाए तो वो था हैदराबाद। कब करी थी? 1798 में जब लागू की गई थी सहायक संधि, तभी हैदराबाद ने इसे स्वीकार कर लिया था। भारत में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निज़ाम था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस को किसने स्वीकार किया था? तो सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद के निज़ाम ने। देखिए जो निज़ाम था वो पहले से ही अंग्रेज़ों का मित्र था, लेकिन खुर्दा का युद्ध हुआ था
उसके बाद अंग्रेजों पर से उसका विश्वास खत्म हो गया था। तो बेलेजली ने बातचीत की और टीपू के भय से उसने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार करने के लिए निजाम का जो मंत्री था मीर आलम, उसको अपने पक्ष में ले लिया था और उसके बाद निजाम ने 1798 में इस संधि को स्वीकार कर लिया था। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले किसने किया? तो सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम ने। उसके बाद बात आती है मैसूर तथा तंजौर। इसने 1799 में, ठीक है, 1799 में स्वीकार करी थी सहायक संधि। मैसूर का देखिए टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान ने पहले मना कर दिया था सहायक संधि स्वीकार करने से। उसने बिल्कुल मना कर दिया था कि हम सब्सिडरी अलायंस को नहीं मानेंगे। इस कारण उसका अंग्रेजों के साथ मतभेद हो गया था और इसी मतभेद के चलते युद्ध हुआ और ये युद्ध में टीपू हार गया था, वो मारा गया था और अंग्रेजों की जीत हो गई थी। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, मैसूर में वाडियार वंश के एक नाबालिग शासक को बिठा दिया और इस तरीके से उन्होंने अपनी संधि को स्वीकार करवा लिया था। तो ऐसे हुआ था मैसूर में। इसके बाद बारी आती है अवध की। तो अवध का नवाब ने कब स्वीकार किया था? 1801 में, 1801 में जो अवध था उसने भी स्वीकार कर लिया था। देखिए अवध के साथ कैसा था, अवध का जो नवाब था उसने अंग्रेजों से कहा था कि आपके साथ तो हमारे रिश्ते हमेशा से ही अच्छे हैं, तो ये किसी संधि की ज़रूरत नहीं है, कोई संधि करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो वैसे भी आपकी तरफ हैं। लेकिन फिर भी अंग्रेजी सरकार ने उन पर दबाव बनाकर इस संधि पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। तो ऐसे अवध भी चला गया। और फिर पेशवा गया था दिसंबर 1803 में, बरार 1803 में, और इसके साथ ग्वालियर के जो सिंधिया थे वो फरवरी 1804 में। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने दिसंबर 1803 में, बरार के भोसले ने दिसंबर 1803 में और ग्वालियर के सिंधिया ने फरवरी 1804 में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। मराठाओं का इन्होंने कैसे किया था? तो मराठाओं में अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी और जो मराठाओं की शक्ति थी उन्हें 5 अलग अलग समूह में बांटकर कमजोर कर दिया था और उसके बाद इनसे उन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवाए थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सहायक संधि की विशेषताएं क्या क्या हैं। सहायक संधि की विशेषताएं में देखते हैं, भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे, वे कोई युद्ध नहीं करेंगे और अन्य राज्यों से विचार विमर्श कंपनी करेगी। ठीक है, मतलब सारे उनके जो हक थे वो छीन लिए गए। मेनली क्या होगा, कोई भी विदेशी संबंध अगर होंगे तो वो कंपनी के अधीन रहेंगे, वो कोई युद्ध नहीं कर सकते हैं। अगर किसी राज्य से कोई विचार विमर्श करना भी है तो वो कौन करेगा? कंपनी करेगी। इसके बाद बड़े राज्य अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखेंगे जिसकी कमान अंग्रेज अधिकारियों के हाथों में होगी, जबकि सेना का खर्चा राज्य को उठाना पड़ेगा। ये सारी विशेषताएं थी किसकी? सहायक संधि की। इसके अलावा राज्यों को अपने राज्य की राजधानी में एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूनियन को अपनी सेवा में नहीं रखेगा। कंपनी राज्य की अन्य शत्रुओं से रक्षा करेगी और कंपनी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये सारी विशेषताएं किसकी थी? सहायक संधि की थी और ये कई बार पूछी जाती है, इसलिए हमें सभी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि सहायक संधि के प्रभाव या परिणाम क्या रहे थे। तो इस संधि द्वारा अंग्रेजों को अत्यधिक लाभ मिला, किंतु भारतीय रियासतों को अत्याचार हानि उठानी पड़ी। अधिक आर्थिक आधार परिवर्तन करना पड़ा, मतलब जितना लॉस हुआ वो भारतीय राज्यों का हुआ, जो भारतीय रियासतें थी उनकी हानि हुई है, जबकि अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचा था सहायक संधि से। आगे देखते हैं, सहायक संधि से अंग्रेजों को होने वाले लाभ देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कंपनी का विस्तार। अंग्रेजों को इस संधि से सेना के बदले विशाल धनराशि और प्रदेश प्राप्त हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी का अभूतपूर्व विस्तार हुआ, उसकी शक्ति में भी अत्यधिक वृद्धि हो गई। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ? कंपनी का खूब विस्तार हो गया क्योंकि खूब सारा पैसा आ गया और इसके बाद क्या हुआ? कंपनी ने लगातार खुद का विस्तार किया। आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए विशाल सेना की उपलब्धि। इस संधि से अंग्रेजों ने एक विशाल सेना बना ली, जिसका आर्थिक बोझ तो भारतीय राज्यों पर था लेकिन नियंत्रण अंग्रेजों के पास था। ठीक है, सेना तो थी एक बहुत बड़ी, लेकिन उसका खर्चा कौन उठाता था? भारतीय रियासतें उठाती थी और इसका नियंत्रण किसके पास था? तो अंग्रेजों के पास इसका पूरा नियंत्रण था। आगे देखते हैं और क्या फायदा हुआ था।
इसके अलावा देखिए भारतीय शासकों का नियंत्रण, इस संधि से सहमति भरते ही देशी राज्य पूरी तरह से अंग्रेजी नियंत्रण में आ गए। वे ना तो किसी प्रकार का संगठन बना सकते थे, ना ही किसी निर्णय को स्वयं स्वतंत्र रूप से ले सकते थे। मतलब एक तरह से देखा जाए तो गुलामी हो गई थी कि वो कुछ भी खुद से नहीं कर सकते थे, हर चीज़ में उन्हें परमिशन किसकी लगेगी, अंग्रेजों की लगेगी। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंच प्रभाव का अंत हुआ था। सहायक संधि को अपनाने वाले राज्य किसी अन्य विदेशी व्यक्ति या कंपनी से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रख सकते थे। इस कारण धीरे धीरे भारत में फ्रांसीसियों का प्रभाव कम होता चला गया, क्योंकि अंग्रेज से पहले कौन थे, फ्रांसीसी थे। तो फ्रांसीसी का अगर किसी और कंपनी से करना भी चाहते, अगर हम संबंध रखना भी चाहते, व्यापार करना चाहते, तो सहायक संधि में ऐसा था कि आप किसी और से व्यापार नहीं कर सकते। ये इसी कारण क्या हुआ कि जो फ्रांसीसी था उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होता चला गया। इसके अलावा अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार, इस संधि के अंतर्गत एक अंग्रेजी रेजिडेंट को देसी राज्य की राजधानी में रखना अनिवार्य था, कि मतलब एक व्यक्ति अंग्रेजों का देसी रेजिडेंट रहेगा ही रहेगा, राज्य में जो देसी राज्य है वहाँ पे एक रेजिडेंट रहेगा ही। इस अंग्रेजी रेजिडेंट की उपस्थिति से अंग्रेजों की पहुँच अब राज्यों के आंतरिक और घरेलू मामलों तक हो सकती थी, क्योंकि वो सारी खबर दे सकता है, क्योंकि एक अंग्रेज का व्यक्ति अगर राज्य में रहेगा तो यहाँ जो भी चल रहा है वो सारी खबर वहाँ तक पहुँचाने के लिए होता था। तो इसके कारण क्या हुआ, इसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने कई राज्यों को कुप्रबंधन, उत्तराधिकारी के झगड़े आदि के आधार पर अपने साम्राज्य में विलय करने की शुरुआत कर दी। उन्हें लड़ाया जाता था, आपस में कुप्रबंधन से लड़ा दिया जाता था या उत्तराधिकारी का युद्ध करा दिया जाता था, कैसे भी करके इनमें आपसी झगड़े कराए जाते थे और अपने साम्राज्य में उसे विलय करा लिया जाता था। तो ये सारा फायदा किसको मिला है, अंग्रेजी शासन को मिला है सहायक संधि से। इसके अलावा सहायक संधि से भारतीय राज्यों को जो हानि हुई है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले है आर्थिक स्थिति। सहायक संधि के बदले दिए जाने वाला धन काफ़ी अधिक था, जिस कारण से राज्यों को इस अतिरिक्त आर्थिक बोझ को प्रभावी करना पड़ रहा था। परिणाम स्वरूप राज्यों के पास अपने विकास के लिए कुछ भी शेष नहीं बचता था, क्योंकि जितनी धनराशि है वो सारी अंग्रेजों के पास चली जाती थी, सेना को देना है, मतलब जितना भी खर्च करना है वो देसी रियासतों को करना है, तो इस कारण अपने विकास के लिए उनके पास कुछ भी शेष नहीं बच जाता था। ये बहुत बड़ी हानि होती थी। इसके अलावा शासकों पर कुरूप, इस संधि के बाद से देसी शासकों का काम लगभग नगण्य हो गया था। साथ ही विद्रोह और बाह्य आक्रमणों से भी उन्हें मुक्ति मिल चुकी थी, जिसके परिणाम स्वरूप शासक अब क्या हो गया था, अधिक आलसी और विलासी हो गए थे और उन्होंने राज्य प्रबंधन में दिलचस्पी लेना टोटली बंद कर दिया था, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब इतना टाइम हो गया था कि अब उनको कुछ करना ही नहीं होता था, सारे डिसीजन अंग्रेज लेने वाले थे, तो वो बिल्कुल फ्री हो गए थे, आलसी हो गए थे, विलासी हो गए थे और राज्य प्रबंधन में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेते थे, और जिसका फायदा कौन उठाता था, अंग्रेज उठाते थे। चलिए इसके अलावा और क्या है कुप्रभाव, तो देखिए इसका जनता पर कुप्रभाव कैसे पड़ा है। इस संधि के उपरांत शासक ने अपने सम्मान और अधिकार को खो दिया था, क्योंकि जो शासक है वो अंग्रेजों का गुलाम हो गया था, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सम्मान और अधिकार जनता करती वो सब कुछ वो खो चुके थे। जनता का विश्वास भी अपने शासक से उठ गया था तथा वो करों के नीचे दबती चली गई। परिणाम स्वरूप जब अंग्रेजों ने राज्य हड़पना शुरू किया तब जनता ने शासक का कोई भी सहयोग नहीं किया, क्योंकि शासक गुलाम हो गया था, इसलिए कोई सहयोग करने वाली बात ही नहीं थी, तो कोई भी सहयोग नहीं दिया गया जनता की तरफ से अपने शासक को। तो ये सारे कुप्रभाव, ये सारी हानियां किसको हुई, भारतीय रियासतों को हुई है सहायक संधि से। चलिए हमने लाभ भी देख लिया, हानि भी देख ली, और अब बारी है क्विज की। जल्दी से आप लोग को आंसर बताना है, 3 सेकंड का समय होगा आप लोगों के पास, ओनली 5 क्वेश्चन होंगे। अगर आपने वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से समझ लिया है तो आप बहुत आसानी से इसके आंसर्स दे सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजों की सहायक गठबंधन की नीति का पहला शिकार कौन बना, अवध, मेवाड़, मैसूर या हैदराबाद? जल्दी से बता दीजिए, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है आपको आसानी से ये आंसर बन जाएगा, सारे ही आंसर बन जाएंगे एक्चुअली। जल्दी से बता दीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हैदराबाद। देखिए सबसे पहले किसने स्वीकार करी थी सहायक संधि, तो सही आंसर हो जाएगा इसका हैदराबाद। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, हैदराबाद। अब नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेजली कब भारत का गवर्नर बना? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, ये भी हमने अभी पढ़ा है।
सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1777, 1876, 1798 या 1920? सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड वेलेस्ली कब भारत का गवर्नर बना? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1798 में। ठीक है, 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर बन गया था। नेक्स्ट, अवध ने सहायक संधि को कब स्वीकार किया? 1802, 1801, 1804 या 1803? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा। अवध ने सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस को कब स्वीकार किया? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1801 में अवध ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। नेक्स्ट, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? डुप्ले, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी या क्लाइव? जल्दी से कमेंट करके सही आंसर बता दीजिए। एबीसीडी में से क्या सही आंसर हो जाएगा? सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप प्रदान किया था। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है ये, ग्वालियर के सिंधिया ने कब सहायक संधि स्वीकार करी? 1835, 1804, 1809 या 1836? जल्दी से कमेंट करके सही आंसर बता दीजिए। ग्वालियर के सिंधिया ने कब सहायक संधि स्वीकार की? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1804 में ग्वालियर के सिंधिया ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। यहीं पे दोस्तों हमारा पूरा सहायक संधि वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।